सभी साथियों को नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं संसाधनों की भू राजनीति की। ये कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है। वैसे ये पॉलिटिकल आम जो जनरल साइंस है, जनरल नॉलेज है, उन सब से रिलेटेड है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो ये जो टॉपिक है इसके अंदर हम वर्तमान के अंदर जिस प्रकार से वैश्विक लेवल के ऊपर संसाधनों के लिए आपस में जो खींचातानी चल रही है, ये सारी बातें इसके अंदर समझेंगे। तो इससे पहले हमने ये सारी बातें कर ली थी कि किस प्रकार से संसाधनों के लिए व्यक्तिगत सामूहिक जिम्मेवारियां तय होनी चाहिए, भारत का इसके अंदर क्या रुख है, ये सारी बातें हमने कर ली थी। और उसी के आगामी भाग के रूप में हम ये समझ रहे हैं कि संसाधनों की भू राजनीति किस प्रकार से चल रही है। तो आप सभी ने इन चीज़ों को देखा है, जैसे तेल है, पानी है या अन्य जो संसाधन हैं, इनके लिए एक देश से दूसरे देश के साथ किस प्रकार से विवाद की स्थिति के अंदर है। हम अपने पड़ोस की बात करें तो भारत पाकिस्तान है, भारत चीन है, भारत बांग्लादेश है। तो इन सब के बीच में किसी न किसी संसाधन के लिए कोई न कोई विवाद चलता रहा है, चाहे वो पहाड़ है, चाहे वो नदी है या अन्य कोई संसाधन है जो दोनों के बीच में साझा है, उनके लिए विवाद की स्थितियां जो हैं ये सनातन काल से चली आ रही है। लेकिन अब जिस प्रकार से इनका विकृत रूप सामने आया है, ये चिंता का विषय है। अब एक्चुअल में बात ये आती है कि ये संसाधन किसी को ज़्यादा मिल रहे हैं, किसी को कम मिल रहे हैं, किसी को इनका कुछ भी भाग नसीब नहीं हुआ है और उनके लिए वो जरूरी है, यानी उस संसाधन के बगैर उनका डेवलपमेंट हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब विश्व लेवल के ऊपर बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने इनका दोहन बहुत ज़्यादा किया है और बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके पास इनका अभी तक ये मान के चलो एक रत्ती भर अंश भी नहीं पहुंचा है। तो हम बात प्रारंभ करें जब औपनिवेशिक काल था। औपनिवेशिक काल में जो औद्योगिकरण देश आके और उन्होंने अपनी कॉलोनियाँ स्थापित की, तो यहाँ से जिस प्रकार से संसाधनों का दोहन किया और स्पेशली उसके अंदर से पर्यावरण से रिलेटेड यानी वन संपदा, वन्य जीव, इनसे संबंधित बहुत सारी चीज़ें वो यहाँ से लेके गए। समुद्री जहाज बनाने थे, उनके लिए लकड़ियाँ चाहिए थी। यहाँ के जंगलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया और ये कारोबार जो है समुद्री जहाज बनाने का, समुद्री जहाज़ों से व्यापार का बहुत ज़्यादा बढ़ा और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा अपने जैसे देशों को, इंडिया को या इससे रिलेटेड जो भी साउथ अफ्रीका के दक्षिणी भागों के हैं, अफ्रीका के देश हैं, उनको इनका खामियाजा भुगतना पड़ा। और वो स्थितियां अब पर्यावरण के साथ खिलवाड़ के रूप में और प्रकृति ने जिस प्रकार से अपना रौद्र रूप दिखाया उस के रूप में सभी को दिख रही है। तो ये संसाधनों की भू राजनीति बहुत पहले से चलती आ रही थी, लेकिन अब जिस प्रकार से नया ट्रेंड जो चला तेल के ऊपर राजनीति का, और ये तेल के ऊपर राजनीति का सेकंड वर्ल्ड वार के बाद में ज़्यादा चला और सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर जिस प्रकार से तेल की खपत बढ़ी, तेल से चलने वाले मशीनरियाँ ज़्यादा आई, तो इसके अंदर क्या हुआ कि ऐसे देश जो तेल उत्पादक थे उनको कब्जे में रखना, उनकी सरकारों को अपने अकॉर्डिंग बदलना, उन सरकारों को अब कुछ लालच देना, उनको हथियार उपलब्ध करवाना, बदले में उनसे वहाँ की जो संसाधन यानी पेट्रोलियम पदार्थ था उनको हड़पना, ये सारी जो टेक्निक है सारे ये औद्योगिकरण देश थे इन्होंने अपनाई और इनको भरपूर फायदा भी मिला। कई जगह हो सकता है इनको नुकसान भी हुआ हो। बहुत सारी ऐसी स्थितियां आपने देखी, पढ़ी भी हैं कि एक देश ने किसी देश के ऊपर लंबे समय तक एक युद्ध की स्थिति थोपी रखी और बाद में वो चुपके से वहाँ से खिसक लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो चाहता कुछ और था वहाँ से, लेकिन उसको ये वो सारी चीज़ें हासिल नहीं हुई। मकसद उनका एक ही था कि वहाँ के संसाधनों को लेके और उन संसाधनों से अपना जीवन स्तर ऊंचा करना, वहाँ उस देश को किस स्थिति के अंदर धकेल के वो जा रहे हैं, गए हैं, वो
पूरा विश्व जानता है, लेकिन वो जो देश है वो नहीं जानता। हो सकता है वहाँ की जनता जानती हो, लेकिन वहाँ की जो राजनीति है वो उसी के ऊपर चलती है, और वहाँ राजनीति में बना रहना और राजनीति से बाहर खदेड़ देना इसी के ऊपर है कि दूसरे देश के ऊपर अपना प्रभाव कितना कायम है। तो ये तेल की जो पॉलिटिक्स थी, इस तेल की पॉलिटिक्स ने बहुत सारे देशों को इस लाइन के इस प्रकार से खड़ा कर दिया कि सबके ऊपर ही आ गया कि हम इन देशों के ऊपर जो तेल के उत्पादक हैं इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण बनाए रखें, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो ईरान हो, ये जो खाड़ी देश थे। क्योंकि आप सभी को पता है खाड़ी देशों में विश्व के अंदर जो भी तेल भंडार है उनका करीबन 64% भाग इन खाड़ी क्षेत्रों के अंदर विद्यमान है। तो बहुत ज़्यादा तेल भंडार यहाँ पर है। अगर इंडिविजुअल देश की बात करें तो विश्व के अंदर जो तेल है उसका 1/3 भाग सऊदी अरब के पास है, और दूसरे नंबर पे इराक है। इराक के अंदर तो अभी बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर रिसर्च का काम चल रहा है। बहुत जगहों के ऊपर अभी कंप्लीट डाटा प्राप्त हुए ही नहीं है, क्योंकि इराक के अंदर जिस प्रकार से युद्ध की स्थितियां लंबे समय तक बनाई रखी गई, बनी नहीं है, बनाई गई है ये। तो इस स्थितियों के अंदर यही था कि यहाँ हम रिसर्च करेंगे, रिसर्च करने के बाद में हमको अगर तेल प्राप्त होता है तो उस तेल के बदले में आपको इस रिसर्च का पैसा एडजस्ट करना है, आपको हथियार दिए जाएंगे। अब हथियार इनको किसके लिए चाहिए? ज़बरदस्ती हथियार देके, और यहाँ पर जिस प्रकार से इन लोगों के बीच में यानी आतंकवाद की स्थितियाँ पैदा की है, इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि इनको उलझाए रखो, नई नई टेक्नोलॉजियाँ देके इन लोगों को जिस प्रकार से जीवन शैली के उस स्तर पर पहुंचा दिया है जिसकी इनको आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि अगर ये ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ अगर अपनी दिनचर्या जीवन को जिएंगे तो ये जो इनके ऊपर कर्जा चढ़ेगा उसके बदले में इनको स्वाभाविक रूप से तेल देना होगा। तो ये तेल का जो खेल था, तेल का खेल एक्चुअल में बहुत ही घातक अब इन देशों के लिए बनता जा रहा है, क्योंकि इन देशों के अंदर और कोई इंडस्ट्रियाँ अभी तक लगी नहीं है, सिर्फ तेल के ऊपर ही काम चल रहा है। तो तेल की बात करें तो तेल ने इनको मालामाल किया है, लेकिन हो सकता है कि ये धीरे धीरे कम होता जाए, भंडार कम हो जाए, उसके बाद में अन्य कोई इंडस्ट्री है नहीं। तो ये स्थितियां इनके लिए सरदर्दी साबित हो सकती हैं, और इसीलिए यहाँ पर बहुत यानी ऐसे विकट परिस्थितियां विश्व ने देखी हैं और पनप रही हैं। आतंकवाद जैसी स्थितियां, इन स्थितियों के पीछे जिम्मेवार क्या? उनको पता है कि हमारे तेल से वो जो देश है जिस प्रकार से अपना विकास कर रहे हैं, अपने तेल से विकास कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं विकास कर पा रहे हैं? इसीलिए क्या कर रहे हैं, वो बंदूक उठा रहे हैं। अच्छा, बंदूक उनके पास नहीं है, बंदूक वो उपलब्ध करा रहे हैं। हम आपको बंदूक देंगे और बदले में आप हमको तेल दे दीजिए। अब बंदूक का क्या काम है? लेकिन बात सिर्फ यही है कि किस प्रकार से अपने नियंत्रण में रखा जाए। तो बात जियोपॉलिटिक्स की तेल के ऊपर चली, और इसी तेल की कहानी को अगर चाहें तो लंबा कर सकते हैं, बहुत लंबी कहानी है ये तेल की। तो तेल के साथ साथ जैसे एक बड़ा फैक्टर और आता है जल का। जल एक ऐसा मुद्दा है, जल के ऊपर हम विदेशों की बात नहीं करके भारत और आसपास के क्षेत्रों की बात करके और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। जैसे आपको पता है ब्रह्मपुत्र नदी चाइना से इंडिया में आती है, और ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर चाइना में एक बड़ा सा डैम बनाने का काम चल रहा है। अगर वो डैम बन गया तो उसकी डायरेक्शन चाइना चाहता है कि चेंज कर दी जाए। इंडिया के अंदर तो बहुत विकट स्थिति आ जाएगी। इसी प्रकार से भारत से जो नदियां पाकिस्तान में जाती हैं, पाकिस्तान काफ़ी विरोध करता है कि आप जल का ज़्यादा दोहन कर रहे हो। अच्छा, फिर दूसरा ये नहीं है
कि भारत के अंदर विवाद नहीं है। वैसे हम बात कर रहे हैं जियो पॉलिटिक्स की, तो इसके अंदर बात वर्ल्ड लेवल की है, लेकिन हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जहाँ से नदी का उद्गम हो रहा है उसके आसपास के एरियाओं को जिस प्रकार से नदी के जल की उपलब्धता है, वहाँ पर जिस प्रकार से खेती हो रही है, पीने का शुद्ध जल मिल रहा है, लेकिन उसके अंतिम छोर के लोगों तक कभी वो पहुंची नहीं है। वो लोग विरोध करते हैं, हंगामा करते हैं, आंदोलन करते हैं। तो ये स्थितियां धीरे धीरे बड़े लेवल पे जा रही हैं। चाहे आप जैसे इंडिया पाकिस्तान की बात करी, इंडिया चाइना की बात करी, इंडिया बांग्लादेश के अंदर भी बहुत सारी नदियों का ऐसा ही इश्यू है। आप इजराइल, जॉर्डन, फिलिस्तीन, इनके अंदर भी यही स्थिति है। यहाँ पर जो जॉर्डन नदी है उसका भी इश्यू इसी प्रकार का है। इसके अलावा आपके सीरिया और इराक के अंदर फरात नदी का इश्यू है। बहुत सारे इश्यू हैं जिन आपने ये सारी चीज़ें ज्योग्राफी के अंदर देखी भी होंगी, और इनके ऊपर हम ज़्यादा न जाके हम इतना ही समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से जल का जो इश्यू है आने वाले समय में पेट्रोल वाले इश्यू से कहीं बड़ा न हो जाए। पेट्रोल के लिए युद्ध हुए हैं, जल के लिए युद्ध न हो जाए। एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, जल युद्ध, वाटर वार। तो ये स्थिति आने वाले समय में और घातक न हो जाए, इसके लिए अभी से जिस प्रकार से इंटरनेशनल लॉज तैयार हुए हैं, उन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के अंदर दोनों देश संयम के साथ एकदम आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ उनकी पालना करें और बेहतरी के प्रयास करें, तब जाके क्या होगा, ये स्थितियां काबू में आएगी। सभी को जल चाहिए। पेट्रोल के विकल्प आ गए हैं, पेट्रोल के विकल्प आ गए हैं। पेट्रोल की जगह अभी जैसे मान लीजिए सौर ऊर्जा से बहुत सारे संसाधन चलाने का प्रयास हो रहा है। इसके अलावा आपके पवन ऊर्जा से प्रयास हो रहा है। लाइट से चलने वाली बहुत सारी मशीनरीज तैयार हो गई हैं। इसके अलावा जैसे ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु ईंधन का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। परमाणु ईंधन के ऊपर भी बहुत से बड़ी राजनीति चल रही है। परमाणु ईंधन जिन देशों के पास है, जो एनएसजी ग्रुप है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, उन देशों की वैल्यू आज के समय में जो पेट्रोलियम उत्पादक देश हैं उनकी तरह ही बढ़ती जा रही है। लेकिन इन के ऊपर कई बार आक्षेप लग जाते हैं, कई जगह विस्फोटक हुए हैं। जैसे कुछ सालों पहले जापान के अंदर जो फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में विस्फोट हुआ था, उसके बाद में बहुत सारे देशों ने परमाणु जो ईंधन है, इससे लाइट बनाने की जो टेक्निक है, इसके ऊपर काफ़ी विचार विमर्श और नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि पता है कि ये स्थिति अगर विकट हो जाएगी तो देश के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। तो अब ये जो फैक्टर है, जैसे हमने तेल उत्पादक देशों के ऊपर या उनसे रिलेटेड जो बातें थी वो एक विश्व लेवल की राजनीति को इफेक्ट कर रही थी, ऐसे ही न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है जो जिनके पास रेडियो एक्टिव जो रिसोर्सेज हैं उनकी प्रचुरता है, वो देश भी आने वाले समय में विश्व की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं, कर भी रहे हैं अभी। जैसे जल की बात करी हमने, तो जल के लिए ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये समस्या आने वाले समय में विकट हो सकती है, संभावनाएं हैं। और बाकी बाय द वे किसी के पास लोहा नहीं है, किसी के पास कोयला नहीं है, किसी के पास सोना नहीं है, काम चल जाएगा। वो संसाधन नहीं है, किसी के पास पहाड़ नहीं है, काम चल जाएगा। लेकिन जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि पेट्रोल के बगैर काम नहीं चलेगा, लेकिन अब एक नया इश्यू आ गया कि जल के बगैर काम नहीं चलेगा। तो ये वाटर वार की स्थितियां न आ जाए, इससे बचने के लिए अब करना क्या है? अब जिस प्रकार से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पानी को लेकर जो एग्रीमेंट हुए हैं उनके ऊपर रिव्यू करना है और उनकी पालना सुनिश्चित करना है। ये जिस प्रकार से और ओरिजिनल यानी नेचुरल रूप से ये स्थितियां थी उनको बरकरार रखने का काम करना है। अब ये बरकरार रखने का काम तो देखो बड़ा जटिल काम है। इसके ऊपर न तो जनता मानेगी, न सरकारें मानेगी, न जो दूसरा देश है जो ज्यादा प्रभावित हो रहा है वो मानता है। नेचुरल स्थिति तो ये है कि उसके ऊपर कोई बांध नहीं बनाएगा, जैसी नदी पहले चलती आ रही थी वैसी ही चलनी चाहिए। लेकिन ये काम अब जिस लेवल के ऊपर बढ़ चुका है उस लेवल से वापस सरकना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन अगर
देशों ने आपस में एक सख्ताई के साथ इन चीज़ों के ऊपर काम प्रारंभ कर दिया, तो जो हो गया है उससे आगे और नहीं हो, जो डैम तैयार हो गए हैं उनसे आगे और डैम नहीं, जैसे चाइना ने अगर वहाँ पर डैम बना लिया है और इसकी डायरेक्शन या हो सकता है इसके फ्लो को भी स्लो कर दिया तो भी स्थिति विकट हो जाएगी। तो ऐसी स्थितियाँ क्या है कि आने वाले समय में विकट ना हो, इसके लिए सबसे अच्छी बात यही है कि एक संयम के साथ इनके ऊपर एक व्यवस्थित प्रयास हो, व्यवस्थित नियम बने। तो ये सारी बातें जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड थी, बात बहुत ज़्यादा है, ऐसे संसाधन और भी बहुत हैं जो राजनीति, विश्व लेवल की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन अमूमन बात पेट्रोल और जल की ही आती है जो विश्व लेवल की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। हर देश अपने आप को इसके अंदर अग्रणी बनने के लिए कि मैं मेरे देश के लोगों को ये दो संसाधन भरपूर मात्रा में उपलब्ध करा दूं, ये एक बड़ा फैक्टर रहता है। तो इस वजह से वो अपनी पॉलिटिक्स के अंदर इन दोनों फैक्टर्स को यानी ये मान के चलो कि मैन इश्यू के रूप में रखता है, और विश्व लेवल के ऊपर जहाँ कहीं भी बैठता है तो ये दिमाग में रहता है कि मुझे ये चीज़ मिल जाए और ये मिलने के लिए मुझे जो भी सामनाम दंड भेद लगाने होते हैं वो मैं लगाऊं। तो ये सारा फैक्टर जो है ये संसाधनों की भू राजनीति से जुड़ा हुआ है, और ये भू राजनीति जो इस पर प्रारूप में आज है, ये प्रारूप और विकृत न हो जाए, इसीलिए ये सारी बातें अब स्टूडेंट्स को बताना सरकार ने प्रारंभ कर दिया है। नई जो बुक्स आई हैं उनके अंदर ये सारी चीज़ें जुड़ी हैं। तो आप भी इन सारी बातों को एकदम तल्लीनता के साथ बुक से भी समझें, और हमारे इस वीडियो के अंदर भी बातें जो आई हैं मैंने प्रयास किया है इजी वे में आप तक इन सारी चीज़ों को पहुंचाने का। लेकिन फिर भी आपको कहीं पर डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और आगामी जो वीडियो रहेगा हमारा इससे रिलेटेड है वो जैसे ये जो भू राजनीति की बात करी, हमने संसाधनों की बात करी, भारत का पक्ष क्या था उनकी बात करी, तो ये संसाधनों के आसपास जो लोग हैं, जो इनके अंदर रचे बसे हैं, यानी जो मूल निवासी हैं, जो जंगलों में रह रहे हैं, जो नदी के किनारे हैं, जो समुद्र के किनारे हैं, उनको उन चीज़ों की ज़्यादा जानकारी है। वो मूलवासी हैं, वो क्या चाहते हैं, उनको इस खिलवाड़ से कितना नुकसान हुआ है, ये आगामी वीडियो के अंदर हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव लिखिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो हम विवेचना वाला जो एक प्लेलिस्ट तैयार कर रखी उसमें इसको डाल रखा है, और तो आप विवेचना की लिस्ट के अंदर जाके इसको देख लें, और अन्य जो वीडियो हैं हमने अलग अलग प्लेलिस्ट तैयार कर रखी हैं उनके अंदर है, वहाँ जाके आप इनको देख लें। आप वीडियो में बने रहे, शुक्रिया। और फिर आगामी समय में हम नया वीडियो तैयार करके आप तक पहुँचाएंगे। तब तक आप हमारे अन्य वीडियो का आनंद लीजिए और आप वीडियो में बने रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप अपना सुझाव जरूर डालें कि वीडियो कैसा लगा। फिर हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।